अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज़ मी मेहमान स्टूडेंट। हमने कुछ टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया था ग्रुप में। तो उस टेस्ट में टोटल 10 क्वेश्चन थे। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री स्टोइकियोमेट्री का टेस्ट था। इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आप लोगों ने इस टेस्ट को जो है ना वो लाजमन अपने पास क्वेश्चन को लिख लेना है अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया है। तो जिस स्टूडेंट ने ये टेस्ट दिया था उन्हें कुछ क्वेश्चन में इशू था, उन्हें सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा था कि ये ऑप्शन किस तरीके से लगाया गया है, इसका सही आंसर किस तरीके से आया है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछा गया है। वैल्यू आपको दी गई है 870.0। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास ज़ीरो इस साइड पर हो, ठीक है, हमारे पास राइट हैंड पर हो ज़ीरो, तो हमारे पास उसकी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर ज़ीरो इससे पहले हो, लेफ्ट हैंड साइड पे हो, वैल्यू से पहले हमारे पास डेसिमल से पहले ज़ीरो हो, यानी अगर 0.870 वैल्यू होती तो इस ज़ीरो की अहमियत नहीं होती। लेकिन ये ज़ीरो चूँकि यहाँ पर है तो इसकी इंपॉर्टेंस है, तो हम इसे भी काउंट करेंगे। तो इसको ले लेते हैं 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं वो है 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इस MCQs का 4। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आएँ तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है 49.85 कैन बी राउंड ऑफ एज। 49.85 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो मैंने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास लास्ट वैल्यू 5 होती है तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं। सही, अगर वैल्यू 5 से बड़ी होती 8 होती, ठीक है, आपके पास अगर क्वेश्चन होता है 49.88 तो आप क्या करते, एक राउंड ऑफ कर देते, ठीक है। यहाँ पर हो जाता हमारे पास 49.9, सही है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 5 दी हुई है तो हम 5 को ड्रॉप कर देंगे तो वैल्यू हमारे पास जाएगी 49.8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 49.8, सही है। 5 होगा तो हम इसे ड्रॉप कर देंगे, 5 से बड़ा होगा तो राउंड ऑफ करेंगे, सही। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जनरली द एक्चुअल यील्ड इज। एक्चुअल यील्ड जो है हमारे पास किस तरह होती है, ऑप्शन में दिया है ग्रेटर देन थियोरेटिकल यील्ड, थियोरेटिकल यील्ड से बड़ी होती है, स्मॉलर देन छोटी होती है, इक्वल टू बराबर होती है, सम टाइम ग्रेटर होती है और सम टाइम लेसर होती है थियोरेटिकल यील्ड से, सही है। तो अगर हम डिस्कस करें तो एक्चुअल यील्ड यानी कि हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल यील्ड है वो प्रैक्टिकल यील्ड ही एक्चुअल यील्ड कहलाती है। तो अगर हम देखें तो हमने डिस्कस किया था रिएक्शन के दौरान, तो जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा रिएक्टेंट होता है, जो प्रोडक्ट बनाएगा, तो प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा, लेस होगा, ठीक है। प्रोडक्ट लेस क्यों होगा, उसका कुछ रीज़न था, क्योंकि जब प्रोडक्ट बनता है तो उसमें कुछ प्रोसेस के दौरान प्रोडक्ट कम होता है या तो वो मज़ीद प्रोडक्ट बना लेता है। तो इसलिए हमेशा थियोरेटिकल यील्ड से स्मॉलर होगा प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे पास स्मॉलर देन थियोरेटिकल यील्ड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया हुआ है 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, H2SO4 यहाँ पर हमें 10 ग्राम जो है वो कहा गया बराबर कितने मोल के हैं। तो सिंपली हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल को निकाल लेते हैं। तो अगर हम मोल की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास मोल का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मोल को हम मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन डिवाइड हम किससे करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से करेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्योंकि आपके सवाल में गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पर मोल निकालूं इस फॉर्मूले की मदद से तो मास मेरे पास आ जाएगा 10 ग्राम, जो कि आपके क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। तो 10 ग्राम ये रहा। और अगर मैं H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो H हमारे पास स्टूडेंट बराबर होता है 1 के, 2 टाइम मौजूद है, 2 से मल्टीप्लाई कर लें। S हमारे पास सल्फर की वैल्यू होती है 32, उसके अलावा ऑक्सीजन हमारे पास वैल्यू होती है 16, 4 टाइम है, 4 से मल्टीप्लाई कर लें। इनको जब मल्टीप्लाई करके हम प्लस करेंगे आपस में तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 98, ठीक है। तो 98 मॉलिक्यूलर मास, 10 हमारे पास ग्राम। जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मोल आ जाएगा वो मोल हमारे पास आएगा 0.1023 मोल, ठीक है। तो 0.1023 मोल ये रहा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, अगर ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन में अगर मोल मौजूद है तो मतलब आपको मोल निकालना है। सवाल में जो चीज़ें मौजूद होंगी उसकी मदद से फॉर्मूला बनाएं, अरेंज करें, फिर वैल्यू पुट करके आंसर निकालें, सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है व्हाट इज़ द मास ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स।
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको जो है वो पूछा गया है किसका, 1.5 मोल्स का, कि अगर हमारे पास 1.5 मोल्स होगा ऑक्सीजन का मास, तो फिर उसका हमारे पास मास क्या होगा। मोल्स आपको बता दिया है, मॉलिक्यूल आपको पता है, मास आपसे पूछा गया है, तो मास हमारे पास ग्राम में होता है। तो अगर हम मास के फॉर्मूले को लिखें, ठीक है, तो मास का हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, मास का हमारे पास फॉर्मूला होता है, सिंपली हम अगर उसी फॉर्मूले से देख लें जैसे हमने अभी लगाया था मोल का फॉर्मूला, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला अभी इस्तेमाल किया था, इसी फॉर्मूले को हम अगर अरेंज कर लें तो ये हम डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मोल मल्टीप्लाई विथ मॉलिक्यूलर मास, तो हमारे पास आंसर आएगा वो मास में आएगा। सही, उसी फॉर्मूले को अरेंज कर लिया है। मोल आपके क्वेश्चन में गिवन है 1.5, मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर मास, अगर हम ऑक्सीजन का निकालें तो ऑक्सीजन जो होता है हमारे पास की वैल्यू होती है 16, लेकिन ये 2 टाइम्स मौजूद है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 32, 32 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, दैट इज़ 48 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए 48 ग्राम आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, व्हाट इज़ द मास ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो मास इसका होगा 48 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दैट इज 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट STP कंटेन्स। अब आपके सवाल में दो चीज़ें जो है वो बता दी गई हैं, एक वॉल्यूम बता दिया गया है, ठीक है, जो कि 11.2 है, और वो भी STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 22.4, राइट। अब यहाँ पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे कि ये कितने मॉलिक्यूल्स को कंटेन कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा गया है। तो अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का अगर फॉर्मूला लिखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है हमारे पास स्टूडेंट, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होता है मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, राइट। तो मोल्स तो हमें मालूम जो है ना वो यहाँ पर नहीं है, तो जब मोल मालूम नहीं है तो जो चीज़ मालूम है उसकी मदद से पहले मोल को निकालेंगे। ठीक है, तो हमें मालूम क्या है, वॉल्यूम मालूम है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मोल आपको नज़र आ गया, हम इसको अरेंज कर देंगे, मोल को हमने सेपरेट किया तो वॉल्यूम इधर आ गया, ये मल्टीप्लाई के रिलेशन में था, अब डिवाइड के रिलेशन में हो गया। वॉल्यूम आपके सवाल में गिवन है 11.2 और इसका मोलर वॉल्यूम जो होगा स्टूडेंट, मोलर वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, मोलर वॉल्यूम 22.4 कांस्टेंट वैल्यू है, STP क्योंकि लिखा हुआ था सवाल में। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास आएगा 0.5, आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 0.5 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इस 0.5 को हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला लिखा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, हियर इज द फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, तो मोल तो आ गया है, मोल हमारा क्या आया है 0.5 आया है, तो 0.5 को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये रहा हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर कांस्टेंट, वैल्यू होती है इसकी 6.02 इंटू एक्सपोनेंट 23। तो जब आप इन दोनों को 0.5 को मोल को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3.01 इंटू एक्सपोनेंट 23, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जो आपके सवाल में चीज़ें गिवन हो इनकी मदद से अपने फॉर्मूले को रीअरेंज करें, सही है, फिर आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, वैल्यू पुट करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम इज। अब काफ़ी स्टूडेंट ने इसका आंसर लगाया था 12 ग्राम, लेकिन सवाल में आपसे कार्बन का मास नहीं पूछा गया, कार्बन के एक सिर्फ सिंगल एटम का मास पूछा गया है। सही है, तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मोल, तो मोल क्या कहता है, मोल कहता है कि 6.02 इंटू एक्सपोनेंट 23 एटम्स, यानी इतने एटम्स हमारे पास कार्बन जो है वो कंटेन करते हैं। ठीक है, यानी अगर हम इतने एटम कार्बन को ले लें तो वो बराबर होगा 12 ग्राम के, यानी 6.02 इंटू 10 एक्सपोनेंट 23 एटम्स को अगर मैं इकट्ठा कर लूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा 12 ग्राम के बराबर। लेकिन सवाल में आपसे 1 के बराबर पूछा गया है, तो अगर मैं 1 एटम ऑफ कार्बन का बताऊँ, 1 एटम ऑफ कार्बन का, तो 12 ग्राम ऐसी रहा। यहाँ पे जो वैल्यू थी 6.02 इंटू एक्सपोनेंट 23, ये इधर डिवाइड में आ गई, इन दोनों को आप डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1.99 इंटू एक्सपोनेंट 23 ग्राम। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करने से आपका आंसर ये आ जाएगा।
तो काफ़ी स्टूडेंट ने ये इसलिए लगाया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे कार्बन का जो है ना वो मास पूछा गया है, ठीक है, जो कि 12 ग्राम होता है, लेकिन हमें यहाँ पे कार्बन के एटम का मास बताना है, सही है। तो 6.02 इंटू एक्सपोनेंट 23 एटम्स हमारे पास 12 कार्बन को कंटेन करेंगे, लेकिन सिंगल की अगर हम बात करें तो इसको डिवाइड में भेज देंगे, 12 से इसको डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर कंपाउंड, इनमें से कौन सा एक है जो प्योर कंपाउंड है। तो अगर हम बात करें ड्राई एयर की तो आपको पता है एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो यानी यहाँ पे मुख्तलिफ गैसेस होंगे, जो कुछ प्योर भी होंगे, कुछ जो है वो इम्प्योर होंगे, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है सही। अगर हम बात करें इथॉल की, इथेनॉल हमारे पास जो होता है वो क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड है जिसकी हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज C2H5OH, ठीक है। तो ये एक प्योर कंपाउंड है, सही है। स्टील हमारे पास एक प्योर नहीं है, क्योंकि स्टील जो होता है हमारे पास, स्टील हमारे पास क्या होता है, स्टील आर अलॉय। अच्छा, अब ये अलॉय जो होते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ आयरन, इसके साथ ही हमारे पास निकल और इसके साथ ही कार्बन भी समटाइम मौजूद होता है, तो ये नहीं हो सकता। टैप वाटर, अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर तो एक प्योर कंपाउंड है, वाटर इज़ अ प्योर कंपाउंड, लेकिन हमारे पास जो टैप वाटर है इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। अगर हम इसको करेक्ट ऑप्शन नहीं दे सकते तो करेक्ट ऑप्शन आपका इथेनॉल है, ठीक है। अगला आपके पास जो एमसीक्यूज है दैट इज वाइल कंसीडरिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स द सिंप्लीफाइड रिजल्ट। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको दिया गया है और सिंप्लीफाई करने कहा गया है। 3.1 प्लस हो रहा है 14.369 के साथ, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, हम प्लस करके देख लेते हैं। अगर हम 14.367 को प्लस करेंगे 3.1 से, तो हमेशा याद रखिएगा कि डेसिमल डेसिमल के साथ ही रहेगा, तो जहाँ डेसिमल था मैंने वहीं अगला डेसिमल लगा दिया, ठीक है। यहाँ कुछ मौजूद नहीं है स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या मौजूद है, जब कुछ मौजूद नहीं होता तो वहाँ 0 मौजूद होता है, तो यहाँ 0 है, ठीक है। तो अगर मैं 0 के साथ 7 को प्लस करूँ तो आंसर मेरे पास आएगा 7, 6 में 0 प्लस करूँ 6, 3 में 1 प्लस करूँ 4, डेसिमल ऐसी 4 3 7 और 1 प्लस 0 1, ठीक है। तो वैल्यू मेरे पास आ रही है 17.467। लेकिन अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास राउंड ऑफ करने में जो रूल है वो क्या है कि यहाँ पर 7 आपके पास 5 से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको राउंड ऑफ कर दूंगी, दैट इज 17.45, राइट। अब 5 जो है वो भी 5 के बराबर है, उससे पहले छोटी डिजिट है, तो मैं क्या करूँगी, इसको 1 दे दूंगी, ये हो जाएगा हमारे पास 17.5, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है 17.5, राइट। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द क्वांटिटेटिव, एक दफा आएगा, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड। तो स्टोइकियोमेट्री की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट हो साथ ही जो प्रोडक्ट हो वो हमेशा क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो नंबर 2 ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे हमारे पास, ठीक है। 10 एमसीक्यूज हैं जिसको हमने टेस्ट में जो है वो कंसीडर किया था और इसका टेस्ट लिया था हमने। तो अगर आप ग्रुप के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप इन तमाम क्वेश्चन को अपने पास कॉपी कर लें, उतार लें, ताकि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस हेल्प करें। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें। और वो तमाम ग्रुप के स्टूडेंट जिनको क्वेश्चंस में इशू था, आई होप कि उनको भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।